अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज। इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमने ऑलरेडी उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है चैप्टर के अंदर, तो मेरे ख्याल में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि इसमें क्या क्या है और किस किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। और केसी वैल्यू जो है इसकी बार बार इसमें क्वेश्चंस है तो वो ज़रा आपको समझाने हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। आप अपने जो हमारे लेक्चर्स है उनमें आप इसको स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फॉर दिस रिएक्शन राइट नंबर 1 केमिकल इक्वेशन लिखना है। सेकेंड इज Kc expression for this reaction and number 3 is derive the units of Kc for this reaction। कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे आपको लिखे दे देता हूँ कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये डिकम्पोज होता है तो आपने SO3 लिखना है, फिर उसके साथ डबल हेडेड एरो लगा के सल्फर डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर देना है, प्लस ऑक्सीजन गैस साथ बना देना है। ये तो इसका रिएक्शन हो गया जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। केसी एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा, अगेन वही बात जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे SO2 हो जाएगा और O2 आ जाएगा। हाँ, एक चीज है कि इस रिएक्शन को आपने बैलेंस भी करना है, हमने बैलेंस नहीं किया। मैं Kc लिख के इसको बैलेंस करके दे देता हूँ और फिर इस Kc को भी सही तरीके से लिखना होगा। लेफ्ट साइड पे सल्फर 1 है, राइट पे भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 3 है, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास कितने हैं, 4 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन दोनों साइड पे इक्वल हो जाए। उसका बेस्ट तरीका ये कि इस SO3 को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो S हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 2 4 हो गया और 2 6। ऑक्सीजन भी आपके सेम हो गए और सल्फर भी आपके सेम हो गए। इसी तरह से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे SO2 रेज़ टू पावर 2 और नीचे जो है SO3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए कि क्वेश्चन 1 जो है उसका पार्ट नंबर 1 हो गया केमिकल इक्वेशन, और पार्ट नंबर 2 जो उसका है वो क्या हो गया, वो हो गई Kc वैल्यू। ठीक है, फिर नंबर 3 जो है डिराइव द यूनिट्स ऑफ Kc। अब इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, यूनिट्स आप लिख लें। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय अगेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, Kc के मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट आ गया। तो पार्ट नंबर 3 भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ एंड एन एग्जाम्पल। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट हम ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफ भी हम बना चुके थे। मैं जल्दी से इसको इधर दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आपने इस तरह से x और y एक्सिस पे हमें एक ग्राफ बना देना है, और यहाँ पे जो y एक्सिस पे है इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कह देंगे, और जो नीचे x एक्सिस पे होगा ये हो जाएगा टाइम। रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे स्टार्ट में, इनिशियली जो टाइम 0 हो तो 0 टाइम पे रिएक्टेंट मैक्सिमम है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट नीचे आएंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम आ जाएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाएगी और ये ग्राफ स्ट्रेट चलेगा। ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या इसको यूं बना दे कि ऐसे करके यूं ले आए और फिर नीचे से प्रोडक्ट को ऊपर ले जाए और एक ग्राफ को एक सिंगल लाइन में, तो दोनों ठीक है, दोनों में कोई इशू नहीं है। यहाँ से रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होते हैं, और इस इंटरसेक्शन के बाद जो ग्राफ बनेगा
वो ग्राफ है बेसिकली इक्विलिब्रियम में ही, मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ के जरिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर ऊपर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो SO3 वाला है, ये भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन भी दे सकते हैं। जो भी रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा वो रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, पार्ट बी में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि द रेट एट व्हिच अ रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा और रिएक्टेंट्स के, जो हम जनरल रिएक्शन लेते हैं उसमें हम ए और बी कंसीडर करते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो आर से या आर बी से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते होते हैं। तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे, इसकी जगह एक और कांस्टेंट लगाएंगे, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे और केसी की एक्सप्रेशन या केसी की वैल्यू निकालेंगे। वो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है, इसका ये वाला पार्ट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जब आप बराबर करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करेंगे, जैसे मैं ये कह दूं कि फॉर एग्जांपल आर इफ इज इक्वल टू के इफ मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये हो जाएगा आर जो है दैट इज इक्वल टू के आर मल्टीप्लाइड बाय सी एंड मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आर इफ इज इक्वल टू आर आर, तो हम ये लिख देंगे कि के इफ इज मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू के आर मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय ए एंड मल्टीप्लाइड बाय बी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू के सी, और ये जो के सी आपके पास आ गया, दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और इसके यूनिट्स जो है वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे। बाकी आप इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको रेफर कर लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट्स किस तरह से इसके होंगे। तो मैं ऑलरेडी बार बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ और इसके चैप्टर के अंदर भी जो लेक्चर्स है उसके अंदर भी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर द केसी वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को हम प्रेडिक्ट करने के लिए केसी को कंसीडर करेंगे अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट में, जिसको हम फिर कहते हैं क्यू सी वैल्यू या रिएक्शन कोशेंट। अब 3 कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे। इफ क्यू सी इज, इसको एक बार बता दूं, एक सेकेंड आपको थोड़ा, यहाँ पे इफ क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, एक हमने ये केस डिस्कस किया था। इफ क्यू सी इज लेस देन के सी, एक ये केस डिस्कस किया हुआ है। और इफ क्यू सी इज इक्वल टू के सी, 3 केसेस आ जाएंगे। अगर क्यू सी के सी से बड़ा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर क्यू सी के सी से कम है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सो दैट इट कैन फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स और के सी को अचीव कर ले। और क्यू सी अगर के सी के इक्वल है, इट मीन्स रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है और ये बोथ डायरेक्शन में इक्वल रेट से प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से के सी के थ्रू आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इसका पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास हाउ कैन यू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केसी वैल्यू, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट ए, केसी हैज डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट रिएक्शन, प्रूव इट विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ एग्जांपल कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो फिर उसके यूनिट नहीं होंगे, नो यूनिट ऑफ केसी, ठीक है। लेकिन
if number of moles of reactant are not equal to the number of moles of product, then Kc has got some unit. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दिया था कि हम अगर हाइड्रोजन को ले लें, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा लें, ये हमारे पास बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और जब बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके लिए जब Kc वैल्यू लिखेंगे तो दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल इक्वल है। इधर भी 2 है, इधर भी 2, तो दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस कंडीशन में Kc हैज गॉट नो यूनिट। अगर हम ये कंसीडर कर ले कि हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और ये आपको अमोनिया प्रोवाइड करके देता है, इसको बैलेंस कर ले तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट लाजमी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 4 है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। 2 और 4 इनमें से 2 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2 फिर भी बच जाएंगे, तो उसका जो यूनिट आएगा वो ऐसे आ जाएगा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये मोल -2 हो जाएगा, यहाँ पे जब आएगा मोल रेज टू पावर -2 डेसीमीटर रेज टू पावर +6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनिट बन जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, और हर रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू डिफरेंट होगी और Kc के यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे। लेकिन जनरल जो रूल है वो ये है, if number of moles of products are equal to reactants then no unit, if number of moles of products are different from reactants then Kc has got some unit, and in each case the unit of Kc will be different depending upon the number of moles. Next question is, how can you predict the extent of a chemical reaction from the Kc value? Again हम 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे। if Kc is too small, एक वैल्यू ये आ जाएगी, if Kc is too large, और if Kc is moderate। ठीक है, जो Kc स्मॉल है, इस कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन काफी हद तक नहीं हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कम है और रिएक्टेंट्स इस कंडीशन में बहुत ज्यादा है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और मोर प्रोडक्ट्स बनाएगा। Kc टू लार्ज वैल्यू का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो कम है और प्रोडक्ट बढ़ चुका है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, सो दिस मिक्सचर कंटेन मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्शन फेवर करेगा कि ये बैकवर्ड जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स बना ले। Kc जब मॉडरेट वैल्यू हो, न ज्यादा कम हो और न बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंपेरेबल वैल्यू होती है, दोनों तकरीबन आपस में बराबर होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ना रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे न प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पार्ट ए है, Kc एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन इज गिवन बिलो। इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसके बारे में फिर पूछा है और उसके बारे में 2-3 पार्ट्स पूछे हैं, वो हम कर लेते हैं। मैं इसको जरा मिटा दूं तो आपको फिर ये समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए। Kc वैल्यू जो है ये दी हुई है। फॉर दिस रिएक्शन राइट डाउन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना है बच्चों, सिंपल रूल है, बार बार मैं बताता हूँ कि हमेशा जो ऊपर लिखा होता है, न्यूमरेटर में लिखा होता है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, कलेक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, और जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, वो रिएक्टेंट्स होंगे। अब आप खुद समझदार हैं कि रिएक्टेंट को हम कहाँ पे लेके जाएंगे और प्रोडक्ट्स को हम कहाँ पे लेके जाएंगे। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो Cl2 है और H2O है। ठीक है, और रिएक्टेंट जो है वो क्या है, तो HCl है और ऑक्सीजन है। फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स है। अगर इससे आपने रिएक्शन बनाना है तो रिएक्शन बनाने के लिए हम यूँ करेंगे कि वी हैव टू राइट HCl, इसके साथ 4 लगाएंगे प्लस ऑक्सीजन
फिर इसको लेके जाएंगे Cl2 और ये भी 2 है और फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से आप इससे रिएक्शन बना सकते हैं। फिर डिराइव द यूनिट्स ऑफ Kc। यूनिट्स ऑफ Kc इजी है, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप लगा देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाटर के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर Cl की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे जो 4 है ये 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इन टर्न जो रिजल्ट में बचेगा वो क्या होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर बनाएंगे तो ये पर मोल बन जाएगा और डेसीमीटर क्यूब जो था वो dm क्यूब बन जाएगा +3 फॉर्म में। पहले पर डेसीमीटर क्यूब तो -3 फॉर्म में, अब जो बन गया वो +3 फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स एंड रीजंस। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इंपॉर्टेंस में। एक तो हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन का, नंबर 1 इज डायरेक्शन एंड नंबर 2 इज द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये दो चीजें हम इससे जरिए फाइंड आउट करते हैं। ऑलरेडी इन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आप रेफर कर लें, इंशाल्लाह आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो अगले हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अमोनिया इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल एंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी जब भी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा उसका अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे या उसका प्रेशर चेंज करेंगे या उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इन सारों का इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फिर इस इक्विलिब्रियम में उस डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें इसका इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, इसको एक रूल कहते हैं, एक प्रिंसिपल है जो कि आप फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, व्हेनेवर ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड इट विल टेंड टू मूव इन अ डायरेक्शन in order to minimize the effect of the change which you have brought about. By what? By changing temperature, by changing pressure, by changing concentration. कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है? कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसने जस्ट क्या करना है, रिएक्शन को स्पीड अप करना है और रिएक्शन को जल्दी अचीव करना है इक्विलिब्रियम को। अदरवाइज इसका इक्विलिब्रियम पे या फर्दर प्रोडक्ट्स वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसके हमने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और पूरा चैप्टर जो है तफसील से हम इसको कर चुके हैं। उम्मीद है कि एवरीथिंग विल बी क्लियर नाउ। इफ एट ऑल देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल guide you and I will definitely help you. Thank you so much for your listening, for your patience, and please like and subscribe my channel and share with your friends as well. Thank you. Allah Hafiz.